हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उपलब्धि क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस ऑफ आईआईटी जेम एंड गेट। ठीक है, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स गेट या आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, तो आप इस सीरीज को ज्वाइन करिए जहां पे हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां से आप कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप मिस कर रहे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। प्लस आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाएंगे। आप ये तक अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन पेपर को कैसे रीड करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सी मेथड्स आप यूज कर सकते हो, जैसे एलिमिनेशन मेथड या फिर सिलेक्शन मेथड। ठीक है, लाइकवाइज। सो इस सीरीज को ज्वाइन करना मत भूलो, बिकॉज आज से हम रोज एक पेपर सॉल्व करेंगे, जेम का और गेट का, टू अंडरस्टैंड कि एमएसक्यू को कैसे सॉल्व करना है और एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। ऑल्सो न्यूमेरिकल आंसर टाइप सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है बच्चों के लिए, जिन्हें समझ में ही नहीं आता है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस को किस फॉर्मूले को लगा के किस टाइम पे कैसे सॉल्व किया जाए, और आप पेपर को कितना स्मार्टली अटेम्प्ट कर सकते हो जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप एग्जाम क्वालिफाई करो। ओके, सो मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, तो अगर मैं आज के क्लास की बात करूं तो एज यूजुअल जो हमारा टॉपिक है आईआईटी गेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, आज का जो पेपर हम ले रहे हैं 2025 का पेपर है, गेट बायोटेक्नोलॉजी का, सॉरी जैम बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है आज का पेपर। और उपलब्धि की अगर हम लोग बात करें तो उपलब्धि क्या है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एग्जाम्स की मेंटोरशिप देते हैं, वेबिनार सेमिनार कराते हैं, बहुत सारे स्किल कोर्सेज कराते हैं। अगर आप हमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी प्रेजेंट में जैम की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका ये एक शेड्यूल है। अगर आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मत भूलना, सो दैट कि आप साथ साथ में ये इंश्योर कर पाए कि जो आपने पढ़ा है वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। टेस्ट सीरीज जो रहेगी उसमें एमसीक्यूज, एमएसक्यू, एनएटी तीनों पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, और बहुत सारे सिलेक्शन है हमारे। अगर आप देखेंगे तो ओवर द इयर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कई बार फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन दिया है, तो जल्दी से आप भी अगर चाहते तो ज्वाइन करिए। और अब हम और डिले ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, है ना, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जैम वाला पेपर। ठीक है, उसके बाद हम गेट का भी करेंगे, बट आप बोलेंगे गेट में क्या हेल्प करेगा, बट आप देखिए कि दोनों का पेपर पैटर्न सेम है और क्वेश्चन मेजर इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन के पेपर आपस में क्लैश करते हैं, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन बैंक या बोले बंच मिल जाएगा जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे और टॉपिक जो मिस हो रहा है वो भी समझ में आ जाएंगे। बेसिक अगर अपन लोग समझते हैं तो एग्जामिनेशन का टाइम कितना होता है आपका, 3 आवर्स का होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, 60 आएंगे। ठीक है, और टोटल मार्क्स होंगे आपके 100। 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होता है, ए बी और सी। ठीक है, ए जो होता है वो मल्टीपल चॉइस होता है, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं आपके। बी जो होता है वो मल्टीपल सिलेक्शन होता है, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, ये जैम के पेपर की बात कर रहे हैं, गेट में थोड़ा सा पैटर्न इसमें चेंज हो जाता है। सी जो होता है वो आपका एनएटी होता है, विच इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और ये कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं। ठीक है, ए सेक्शन में जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, एक ए सेक्शन के अंदर देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, बट बी और सी सेक्शन के अंदर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, पर मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने सही आंसर दिया होगा तो ही, वरना कोई नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर ए की बात करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होती है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1/3, 2 मार्क्स के लिए 2/3। ठीक है, एमएसक्यू के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही पार्शियल मार्किंग है, और एनएटी के लिए भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर हम इन जनरल समझे तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो यही है। ठीक है, मेजर नेगेटिव मार्किंग। अभी हम मेजरली सिर्फ और सिर्फ बायो का पोर्शन ही सॉल्व करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पोर्शन से। ए 1 से 10 कैरी 1 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन है आपका, दी पोरफायरिंग रिंग, इसको बोल रहे हैं अपन टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर, इज नाउ नॉट फाउंड इन फंक्शनल। ठीक है, आपको बताना है कि ये कहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, ये किस में नहीं पाया जाएगा। तो पोरफायरिंग रिंग की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, तो इसमें होता है टेट्रा पायरोल रिंग। मतलब कितनी रिंग होंगी, 4।
है ना। तो पोरफायरिन रिंग का बेसिक सा फंडा होता है कि आपकी 4 पायरोल की रिंग होती है, ठीक है। जिसको आइडिया लग रहा है आंसर देते जाइए, जिसको नहीं लग रहा है उसको हिंट लग जाएगी। और बीच में ना एक मेटल आयन होता है, ठीक है। बीच में क्या होगा, एक मेटल आयन होगा, और ये चारों रिंग आपस में ऐसे कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसको अपन पोरफायरिंग रिंग बोलते हैं, ओके। अगर जैसे आपने हीमोग्लोबिन में सेम तरह की रिंग देखी होगी, जो मेटल आयन है ना वो अलग अलग वेरी करता है। वो आयरन भी हो सकता है, वो मैग्नीशियम भी हो सकता है, वो मैंगनीज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जनरली ये जो मेटल आयन होता है वो वेरी करता है, किस किसकी हम लोग बात कर रहे हैं उस हिसाब से, है ना। और ये बनता कैसे है, तो मेजरली पोरफायरिंग रिंग की जो सिंथेसिस होती है वो होती है आपकी ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ठीक है। ये मिलके आपका पोरफायरिन रिंग का सिंथेसिस कराते हैं, है ना। तो अभी जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि किसके अंदर पोरफायरिन रिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, इज नॉट फाउंड इन, किस में नहीं मिलेगा, किस किस फंक्शनल के अंदर ये नहीं मिलेगा। तो है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन एंड लेग हीमोग्लोबिन, चारों ही आपके पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, प्लांट्स के अंदर। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, एनिमल्स के अंदर। हीमोसाइनिन कहाँ मिलता है, तो मैं लेट्स बी पर्टिकुलर, तो मैं बोलूंगी हायर एनिमल्स और कुछ आर्थ्रोपोड्स। हीमोसाइनिन कहाँ मिलता है, तो लोअर एनिमल्स के अंदर। और लेग हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, तो अगर आपने रूट नोड्यूल्स, हाँ, प्लांट के रूट नोड्यूल सुने होंगे, है ना, तो जनरली रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो अब मुझे बताओ कि कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ नहीं मिलना चाहिए। कोई आंसर दे रहा है क्या, तो चैट बॉक्स में जरा आंसर लिखिए अपना। हाँ बताओ, क्या लग रहा है। लैग हीमोग्लोबिन होना चाहिए, लैग हीमोग्लोबिन। अच्छा, पोरफायरिन रिंग का काम बता देती हूँ, इसका मेजर काम होता है गैसेस को कैप्चर करना, ओके। पोरफायरिन का मेजर काम क्या होता है, गैसेस को कैप्चर करना। जब भी आपको किसी भी गैस को कैप्चर करना हो ना, तो हम ये यूज करते हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारे अंदर, आपको पता है क्या करेगा, मेजरली तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और CO2 VO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। अगर मैं लैग हीमोग्लोबिन की बात करूं, तो अगर रूट आपको थोड़ा बहुत अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन का याद आ रहा हो, तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, एनारोबिक कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन को कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है। और क्लोरोफिल की बात करूं, तो क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट होता है, वो भी आपका ध्यान दोगे तो CO2 कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है, एक तरीके से, है ना। क्लोरोफिल में अगर आपने देखा होगा गैसेस में CO2 और वाटर लगता है, तो मेजरली वो कैप्चर करने का काम करता है। तो ये जो हीमोसाइनिन होता है ना, ठीक है, क्या होता है आपका हीमोसाइनिन। तो ये जो हीमोसाइनिन होता है, ये मेजरली लोअर एनिमल्स में मिलता है, ये भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। बट इसके पास में पोरफायरिन नहीं पाई जाती फंक्शनल फॉर्म में, ठीक है। और इसके पास में जो मेटल आयन होता है वो होता है कॉपर, ओके। कॉपर कैप्चर करता है, तो इसके पास में प्रॉपर पोरफायरिन नहीं पाई जाती। इसीलिए आपके जो तीन जिसके पास मिलती है ना, वो कौन कौन से हैं आपके, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और लाइक हीमोग्लोबिन, ठीक है, लाइक हीमोग्लोबिन। और ये भी सेम काम करता है ना, रूट नोड्यूल्स, जैसे रूट नोड्यूल्स आपके पिंक पिंक दिखते हैं अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो मेटल आयन अगर आपको याद है थोड़ा बहुत भी, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल आयन मिलता है, आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल आयन मिलेगा आपका, आयरन। लेग में भी कौन सा मिलेगा, आयरन। और क्लोरोफिल में कौन सा मिलेगा, हाँ, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा मिलेगा आपका, मैग्नीशियम, Mg। और हीमोसाइनिन में कौन सा मिलेगा आपका, कॉपर। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीमोसाइनिन, ठीक है। तो जिसने आंसर दिया हो तो बढ़िया, और नहीं दिया हो तो अब देना स्टार्ट करिए आप आंसर, है ना। नेक्स्ट है आपका हम सिर्फ अभी बायो ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका ये
How many cycles of polymerase chain reaction, PCR, the amplified product of required length is generated for the first time from a chromosomal DNA template. ठीक है? After how many cycles of polymerase chain reaction, the amplified product of required length is generated for the first time from a chromosomal DNA template. वो पूछ रहा है कि कौन सी साइकिल से आपको पहला पहला प्रॉपर प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. तो अगर पीसीआर क्या होता है, पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि डीएनए के कॉपीज है ना, या एम्पलीफाई करने के काम आता है. ओके, कॉपीज बढ़ाने के काम में आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसमें बेसिक 3 स्टेप्स आपको पता है क्या होती है. पहली स्टेप होती है आपकी डीनेचुरेशन, है ना, जो जनरली आपकी 90 डिग्री से 92 डिग्री के बीच में होती है. ठीक है, जिसमें जो डबल स्ट्रैंड और डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सेकंड स्टेप होती है आपकी अनिलिंग. अनिलिंग के अंदर जो भी आपका प्राइमर होता है वो ऐड किया जाता है. ठीक है, ये होता है आपका 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ठीक है, नियरली. और इसमें क्या होगा, तो इसके अंदर यही जो आपके स्ट्रैंड थे, इससे अब आपके प्राइमर जुड़ेंगे. ठीक है, 2 प्राइमर होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर, एक होता है आपका रिवर्स प्राइमर. ओके, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है आपका एक्सटेंशन. ओके, एक्सटेंशन. एक्सटेंशन में क्या होगा, तो अब ये जो भी आपका कॉपीज बनी है इसके नंबर बढ़ेंगे, तो ये यहां से अब वो एक्सटेंड होना स्टार्ट करेगा. ये जो भी आपके प्राइमर लगे थे, ठीक है, यहां से क्या होगा, अब आपका इसका एक्सटेंशन होगा, तो ये अब आगे और डीएनए बनाएगा. पर पहला जो डीएनए आपने लिया, लेट्स से जो पहला डीएनए आपने लिया वो तो साइज में बड़ा होगा ना एज कंपेयर टू नॉर्मल, और प्राइमर उसमें रैंडमली जाके जुड़ेंगे, है ना. तो पहली साइकिल में जो प्रोडक्ट बना उसमें कैसा बनेगा पहली साइकिल का प्रोडक्ट, तो एक स्ट्रैंड बड़ा और एक स्ट्रैंड छोटा, है ना. तो अपन इसको फर्स्ट साइकिल से स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स से आपकी पहली साइकिल है, तो ये आपका डीएनए हो गया डबल स्ट्रैंडेड. इससे पहली साइकिल में 2 स्ट्रैंड बने, यहां पे प्राइमर जुड़ा. ठीक है, तो इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बन गए. ये पहली साइकिल हुई. जब दूसरी साइकिल पे आओगे तो फिर से एक स्ट्रैंड बड़ा रहेगा और एक स्ट्रैंड, है ना. अभी भी अब प्राइमर जुड़ेगा तो एक से जुड़ जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट बराबर बनेगा, पर अभी भी एक स्ट्रैंड क्या रहेगा आपका, बड़ा. तो जब तीसरी साइकिल में आ जाओगे तो अब आपके पास में एग्जैक्ट साइज के बैंड मिलने लगेंगे, जो साइज आप चाहते हो. तो पहली, दूसरी और तीसरी, तो कौन सी साइकिल से आपको प्रॉपर एम्पलीफाइड प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, तीसरी साइकिल से. ठीक है, तीसरी साइकिल से, थर्ड साइकिल से आपको एक प्रॉपर एम्पलीफाइड प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है. क्लियर, आगे बात समझ में, जहां पे अब वो उसका साइज उतना ही है जितना एम्पलीफाई करना है. ठीक है, ये कहां से चालू होता है, तीसरी साइकिल से. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका 3. तो इसमें लिखा है आफ्टर हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ पीसीआर द एम्पलीफाइड प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ इज जनरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ क्रोमोसोमल डीएनए टेम्पलेट. तो क्या क्या आंसर आएगा आपका, ये. ओके, चलो थर्ड. नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही है, अभी आप बताइए जरा. इन ह्यूमंस डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, इन ह्यूमंस डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय. हाँ, क्या आएगा, ट्राइजोमी. तो याद करने की चीजें, डाउन सिंड्रोम किससे होता है, ट्राइजोमी ऑफ 21, और ट्राइजोमी ऑफ 18 क्या होता है, तो ये होता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम. ओके, आप याद कर लेना, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ट्राइजोमी ऑफ 16 और 22 ऐसा सच कोई सिंड्रोम है नहीं. डिलीशन ऑफ शॉर्ट टर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 इज क्राइडोचेक. ठीक है, वो है. और उसके अलावा एक्स एक्स वाई वाले हैं, मतलब एक्स वाला है सिंड्रोम, वो आएगा आपका क्लिनफेल्टर. ठीक है, और एक आता है आपका पटाऊ. पटाऊ में क्या होगा, सॉरी 13, है ना. पटाऊ सिंड्रोम में क्या होगा आपका, तो इट्स ट्राइजोमी ऑफ 13. अगर आ गया आपका पटाऊ तो ये क्या हो गया आपका
ट्राइजोमी ऑफ 13। कुछ सिंड्रोम्स याद या आप याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्राइजोमी ऑफ 21। डाउन सिंड्रोम इज ट्राइजोमी ऑफ 21। ट्राइजोमी तो 3 कॉपी बन जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द अड्रिनल ग्लैंड? अड्रिनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स बनाती है? हाँ, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? बताते जाइए, बताते जाइए। बी, कॉर्टिसोल लग रहा है। चलो ठीक है ना। अपन देख लेते कॉर्टिसोल है कि नहीं। तो अड्रिनल ग्लैंड मिलती कहाँ पे है? तो ये मिलती है किडनी के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये आपकी किडनी है तो उसके ऊपर इस तरीके से आपकी अड्रिनल ग्लैंड मिलेगी, ऐसे, ये क्राउन जैसी, है ना। ये हो गई आपकी अड्रिनल ग्लैंड, ये हो गई आपकी किडनी। मेरी किडनी इतनी सुंदर नहीं है, बट ठीक है ना। तो अड्रिनल ग्लैंड, सही जा रहे हो। अड्रिनल ग्लैंड क्या बनाती है? तो बेसिकली दो तरीके के हार्मोन बनाती है। हाँ 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 हाँ, मेजरली दो तरह के हार्मोन बनाती है। एक बनाती है स्टीरॉइड, एक बनाती है नॉन स्टीरॉइड या प्रोटीन बेस्ड, ठीक है। नॉन स्टीरॉइड के अंदर आते हैं आपके एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ठीक है। स्टीरॉइड के अंदर आते हैं आपके कॉर्टिसोल, ठीक है, एल्डोस्टिरॉन, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब कहां से बनेंगे? आपके एड्रेनल ग्लैंड से। तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉर्टिसोल। दूसरा हार्मोन है आपका थायरोक्सिन, ये कहां से बनेगा? आपका थायराइड ग्लैंड से बनेगा, ठीक है। इंसुलिन कहां से बनेगा? आपका पैनक्रियाज बनाएगा। और मिलेटोनिन कहां से बनेगा? आपका तो पीनियल ग्लैंड बनाएगा, ठीक है। कौन बनाएगा? पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो ब्रेन में मिलती है, ओके, मिड ब्रेन में पाई जाती है। पी साइज की होती है, पी से पीनियल याद रखना, ठीक है। पी साइज की होती है। और ये क्या कंट्रोल करती है? तो स्लीप और वेक साइकिल, मतलब कार्डियक रिदम, ठीक है। कार्डियक रिदम मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका मिलेटोनिन या पीनियल ग्लैंड, ओके। इसी से एक चीज और आती है, जेट लैग, आपने सुना होगा। जेट लैग, जेट लैग ना, कि आप इंडिया से दूसरी कंट्री चले गए, यहाँ पे भी दिन था और वहां पे भी दिन ही है, या यहाँ पे भी रात थी, वहां वहां 9 घंटे हो गए तब भी रात ही है। तो आपका वो जो 12 आवर्स का टाइम था डे और नाइट वाला, वो बिगड़ गया। इसको बोलते हैं जेट लैग, ठीक है। चलो, प्लॉइडी, प्लॉइडी लेवल ऑफ स्पोरोफाइट इन एंजियोस्पर्म। अब अपन पहले बात करते हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो जो भी प्लांट होता है ना आपका, प्लांट 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 प्लांट, प्यारा सा प्लांट, ठीक है। वो क्या करता है कि इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, है ना। वो अपनी लाइफ साइकिल जो होता है ना, वो 2 स्टेजेस में पूरी करता है, ठीक है। एक होती है स्पोरोफाइटिक कंडीशन, ओके। और एक होती है गैमेटोफिटिक कंडीशन, ओके, गैमेटोफिटिक कंडीशन। फिर होती है स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक, ऐसे चलती रहती है। इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। बहुत बेसिक बेसिक ही मैं समझा रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अपन बस एक बेसिक चीज समझ रहे हैं कि क्या है स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक क्या है, ठीक है। तो अगर मैं स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक की बात कर रही हूँ, तो वो प्लांट्स जो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक से अपन बेसिक चीज समझ रहे हैं कि स्पोरोफिटिक का मतलब क्या है, गैमेटोफिटिक मतलब गैमेट्स बनाना। गैमेट्स क्या बनाओगे? एक बनेगा sperm, एक बनेगा ओवा, ठीक है। प्लांट्स के अंदर बन जाएगा आपका पॉलन, फिर ओवा, ठीक है। तो स्पर्म और ओवा जब मिलेंगे तो स्पर्म कैसा है? एन। ओवा भी कैसा है? एन। जब ये दोनों मिलेंगे तो जो कंडीशन आएगी, इसको क्या बोलेंगे अपन? स्पोरोफिटिक। तो आप बताओ स्पोरोफिटिक क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे? 2n, समझ गए। तो स्पोरोफिटिक होती है डिप्लॉइड कंडीशन, गेमेटोफिटिक होती है हैप्लॉइड कंडीशन, है ना, ओके। अब इसका प्लांट से क्या लेना देना है? तो जब इसका आंसर तो आपका निकल गया 2n, ठीक है, सीधी सीधी बात कर लेते हैं, 2n आंसर। तो फिर n किसका हुआ? तो n बन गया गैमेट्स का। अगर गैमेट्स बोल दिया तो n हो जाएगा, ठीक है। 3n किसका होता है? तो होता है एंडोस्पर्म का, ठीक है। अगर आपको एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म पूछा तो 3n। एंडोस्पर्म क्या होता है? तो न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव टिश्यू, ठीक है, ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस,
क्या हो गया आपका? एंडोस्पर्म, है ना? क्लियर है? लाइकवाइज तो अपन आगे की जो सिंपल सी बातें वो कर रहे हैं अभी कि प्लांट्स के हिसाब से, जैसे मान लो एल्गी है, ठीक है, तो एल्गी क्या है? सिंगल यूनिसेल्युलर प्लांट है ना, तो वो गैमेटोफिटिक कंडीशन में ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू स्पोरोफिटिक, क्योंकि सिंगल है। तो जब गैमेट बनाया तो स्पर्म हुआ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया सीधा सीधा, और जैसे गैमेट बन गए तो सिंगल सेल तो पूरा गैमेट एकदम हैप्लॉइड कंडीशन में आ गया। कुछ देर के लिए वो जुड़ते हैं तो स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड हो जाते हैं, वापस से गैमेट बना देंगे तो फिर हैप्लॉइड हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल सेल है इसलिए, ठीक है। लोअर एल्गी की जनरली बात कर रहे हैं, तो ऐसे जैसे हायर प्लांट, तो जो लोअर प्लांट होते हैं, है ना, वो गैमेटोफिटिक ज्यादा होते हैं। ज्यादा ज्यादा टाइम कौन सी स्टेजेस में मिलते हैं आपके? गैमेटोफिटिक। पर जो हायर प्लांट होते हैं वो ज्यादा टाइम कौन से स्टेज में मिलते हैं आपके? स्पोरोफिटिक। जैसे एंजियोस्पर्म की अगर आप बात करो, तो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है आपका? फ्लावर, राइट? तो पूरा प्लांट थोड़ी ना गैमेट बनाने लग जाएगा, प्लांट का कोई हिस्सा, तो वो हिस्सा क्या है? फ्लावर। बाकी पूरा प्लांट कैसा है? स्पोरोफाइटिक कंडीशन है, तो गेमेटोफिटिक डोमिनेंट हुआ क्या? नहीं। तो हायर प्लांट क्या डोमिनेंट होते हैं? स्पोरोफिटिक डोमिनेंट। और लोअर प्लांट कैसे होते हैं? गेमेटोफिटिक डोमिनेंट, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान में रखना। चलो, नेक्स्ट आया आपका, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज से। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज लिया है डेल्टा जी नॉट ऑफ अ बाइंडिंग रिएक्शन बिटवीन, कुछ आंसर दे रहे हो, दो भाई आंसर दो, reaction between different sweet molecules and a common sweet taste receptor are given, ठीक है? Which among these molecule is the sweetest at the same molar concentration? अगर मान लो सबके सब आपने एक मोलर ले लिए सारे, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द बाइंडिंग रिएक्शन डिफरेंट स्वीट मॉलिक्यूल की और रिसेप्टर के बीच में अगर डेल्टा जी का चेंज हुआ, ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्वीटेस्ट होगा, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बेसिक रिलेशन बता देती हूँ कि डेल्टा जी जितना नेगेटिव होता है, जितना क्या होगा वो नेगेटिव, उतना वो रिएक्शन को क्या करेगा आपका? फेवर करेगा, ठीक है? जितना नेगेटिव उतना रिएक्शन को फेवर करेगा। तो यहाँ पे बोला है कि अगर डेल्टा जी किसकी बोली है? बाइंडिंग रिएक्शन बिटवीन, किसकी डेल्टा जी पूछी है आपको? मॉलिक्यूल की और रिसेप्टर के बीच की, ठीक है। तो आप याद रखना कि डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट, ठीक है, तो मोर नेगेटिव मोर बाइंडिंग कांस्टेंट, ठीक है, बाइंडिंग कांस्टेंट, ठीक है, मोर बाइंडिंग कांस्टेंट मतलब के, ठीक है। तो मोर एफिनिटी विथ रिसेप्टर, मोर एफिनिटी विथ रिसेप्टर और मोर स्वीट। तो अब आप खुद आंसर क्वेश्चन देख के बताओ कि इन चारों में से ज्यादा स्वीट कौन सा होगा? ये पूछा है ना, विच अमंग दिस मॉलिक्यूल आर द स्वीटेस्ट एट द सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन। स्वीटेस्ट कौन होगा? बताइए 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 बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा होगा स्वीटेस्ट? चारों को देख के बताओ स्वीटेस्ट कौन सा होगा। हाँ, कौन सा होगा? नियोटेम, क्योंकि ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव है ना, और जितना नेगेटिव उतना बाइंडिंग कांस्टेंट, उतने ज्यादा एफिनिटी और उतना ज्यादा सिंपल। कौन प्रोटीन है? सुक्रोसैक्रिन, ये सब ये न्यूटन वगैरह तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। हाँ, जो नियोटेम है ना वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। एस्पार्टेम प्रोटीन, वही पेप्टाइड है, ठीक है, और ये एस्पार्टेम का डेरिवेटिव है नियोटेम। ये सुक्रोज तो नेचुरल स्वीटनर है, और ये तीनों क्या है आपके? आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है। सुक्रोज तो हो गया आपकी टेबल शुगर, और ये तीनों हो गए आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर, ओके। और नियोटेम एस्पार्टेम का डेरिवेटिव है, ठीक। चलो, तो इसलिए सबसे ज्यादा, समझो स्वीटेस्ट क्या हो गया आपका?
नियोटेन मतलब थोड़ा सा डालोगे बहुत मीठा लगेगा। सेम बोलने बोला ना, अगर आपने एक मान लो 1 चम्मच ले लो, 1 ग्राम ले लो, अगर आपने 1 ग्राम सुक्रोज लिया, 1 ग्राम सैकरीन, 1 ग्राम ये 1 ग्राम ये, तो 1 ग्राम में ये तो बहुत मीठा हो जाएगा, बहुत। जो वो स्टीविया प्लांट होता है, स्टीविया, उसमें तो एल्कलॉइड फ्लेवोनॉइड्स होते हैं स्वीटनेस के लिए, शुगर नहीं होता, नेचुरल शुगर है, वो नेचुरल शुगर है। अब उसको ग्रो करने का सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरेस्ट्रियल बायोम हैज द हाईएस्ट एनिमल डाइवर्सिटी। सबसे डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी, ठीक है, तो वहां पे जहां पे कंडीशंस बड़ी अच्छी होंगी, ठीक है, तो आप बताइए कहाँ पे कंडीशंस बड़ी अच्छी होंगी जहां पे ये, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी एम्बिएंट थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहेगा, रेनफॉल भी बढ़िया रहेगी, हाँ रेनफॉल भी बढ़िया रहेगी, ठीक है, और रिसोर्स, हाँ रिसोर्सेज भी अच्छे रहेंगे इन सब की वजह से। रिसोर्सेज भी क्या रहेंगे आपके, बढ़िया रहेंगे, तो इसलिए हाईएस्ट डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी आपको, ट्रॉपिकल। फिर सबसे कम कहाँ मिलेगी, तो बोले टुंड्रा, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन, हम्म एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम कंडीशन है तो रेनफॉल भी कम, डाइवर्सिटी भी कम, रिसोर्सेज भी कम, ठीक है, तो हाईएस्ट डाइवर्सिटी यहाँ मिलेगी और लोवेस्ट डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी आपकी, टुंड्रा में मिलेगी, ठीक है, टुंड्रा ठंडे ठंडी जगह होती है बहुत ज्यादा। वेरी गुड, चलो सर्किट वर्किट नहीं करेंगे अपन। अब ये है आपका 2 मार्क्स ईच, ओके। चलिए, sequence comparison of which of the following gene is used as a measure of evolutionary divergence across bacterial species, ओके। हम्म, हाँ एक आंसर आ रहा है 16S RNA, ठीक है, तो इसका आंसर 16S RNA है। 18 तो होता ही नहीं बैक्टीरिया में, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, तो फिर ये कहाँ काम आता है, तो ये काम आता है फॉर द यूकैरियोट, ओके। अगर आपको यूकैरियोट के अंदर इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस देखना है तो आप क्या यूज करोगे, 18S। बैक्टीरिया में देखना है तो क्या यूज करोगे, 16S। तो फिर ये दोनों जीन क्या है, ये है बैक्टीरियल चैपेरोन, ओके, कभी आपको आ जाए तो याद रखना ये क्या है, बैक्टीरियल चैपेरोन। और ये है पी पीबीपी है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ओके, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो क्या अफेक्ट करेगा, सेल वॉल सिंथेसिस में, ओके, पेनिसिलिन सेल वॉल अफेक्ट करती है तो ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, क्लियर है। चलो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 16S RNA, है ना। ये बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन में भी काम आता है, अगर आपको अननोन बैक्टीरिया मिल गया तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है, ओके, और साथ में इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस भी बताता है, ओके। चलो नेक्स्ट, which of the following activity is not possessed by the human immunodeficiency virus 1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के पास नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के, जो आपको याद है वो क्या है ना। तो सबसे पहली चीज तो है कि आरएनए से क्या बनाएगा वो, डीएनए, इसलिए इसको अपन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला है, ठीक है। ये पहली एक्टिविटी हो गई, दूसरी एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी, तो मेजरली 3 एक्टिविटी होती है इसके पास में, वो कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है, आंसर बताओ, जो पता है वो तो अपने को पता है। तो देखो 3 एक्टिविटी है, आरएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से डीएनए बनाना, ठीक है,
और डीएनए आरएनए हाइब्रिड से आरएनए को डिग्रेड करना। समझ में आ गया? तीनों एक्टिविटी, मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है। जो नहीं है वो क्या है? यस, ये तो नॉर्मल हो गया ना। बेसिक प्रोसेस है, देखो, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, तो ये तो कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज करेगा। समझ गए? तो कई बार क्वेश्चन को पढ़ के भी आंसर निकलते, शांति से सोचो। क्या क्या करता है? जैसे डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन जाता है ना, उसके बाद वो डिग्रेडेशन स्टार्ट करता है आरएनए हाइब्रिड का, ऐसा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद डीएनए का थोड़ा टाइम पर हो जाता है मिथाइलेशन, उसके बाद वो डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। चलो, अब बात आई बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर एंड बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर आर डिफरेंशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो पहले अपन बात करते हैं वेक्टर की। तो अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर याद है, तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं ऐसे स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि क्या करेंगे? अपने अंदर डिजायर्ड जीन, हाँ, वो कैरी करेंगे, है ना। उस डिजायर्ड जीन का क्या करेंगे? एक तो कॉपी नंबर बढ़ाएंगे, कॉपी इंक्रीज, है ना। कॉपी नंबर क्या बढ़ाएंगे? कॉपी नंबर बढ़ाएंगे, कॉपी नंबर। और दूसरा क्या कराएंगे? उसका एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है। और वेक्टर जनरली मोस्ट कॉमन वेक्टर हो गया आपका कौन सा? प्लाज्मिड इज वेरी कॉमन वेक्टर। उसके अलावा बैक या बहुत सारे होते हैं, है ना, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, सो मेनी। अब दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक होता है क्लोनिंग और एक होता है एक्सप्रेशन। दो तरीके के वेक्टर हो गए, क्लोनिंग और एक्सप्रेशन। अगर क्लोनिंग वेक्टर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ाएगा? कॉपी नंबर। अगर एक्सप्रेशन हुआ तो क्या कराएगा? एक्सप्रेशन। अब आप खुद सोचो कि एक्सप्रेशन कराना है तो क्या क्या चीजें लगेंगी जो क्लोनिंग के पास में नहीं होंगी? तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो एक वेक्टर के पास में क्या क्या होना चाहिए? तो एक तो कोई रेजिस्टेंस जीन, इसको बोलते हैं मार्कर जीन, ठीक है, मार्कर होना चाहिए। मार्कर मोस्टली रेजिस्टेंस जीन होते हैं, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस जीन भी हो सकते हैं, कलर वाले भी हो सकते हैं, ब्लू लाइट स्क्रीनिंग भी हो सकती है। एक बहुत कंपलसरी, वो क्या होना चाहिए आपका? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो क्लोनिंग में भी चाहिए और एक्सप्रेशन में भी चाहिए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट। ये क्लोनिंग को भी चाहिए और एक्सप्रेशन को भी चाहिए, ठीक है। अब क्लोनिंग सिर्फ और सिर्फ कॉपी बढ़ाएगा तो उसको प्रमोटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर एक्सप्रेशन वेक्टर अगर आपको एक्सप्रेस कराना है तो आपको क्या चाहिए? और राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलो, तो क्या रहेगा? प्रमोटर एंड राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या डिफरेंस है क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर में? डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करा पाएगा? उसका एक्सप्रेशन करा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फाइनल स्टेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन बायोसिंथेसिस इज मार्क्ड बाय PG cross-linking formation and remodeling. Which of the following enzyme does not take part in the process? तो ये क्वेश्चन पढ़ने में तो इतना भयानक लग रहा है कि ये क्या ही पूछ लिया, आज तक नहीं पढ़ा है जिंदगी में कभी। पर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको सारे आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो। तो मैं आपको पेप्टाइडोग्लाइकन बायोसिंथेसिस में इसने बताई दो प्रोसेस है। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है शुगर कंपोनेंट, एक होता है प्रोटीन कंपोनेंट, ठीक है। शुगर या ग्लाइकन बोल दो आप इस कंपोनेंट को, और एक कंपोनेंट क्या होता है आपका? प्रोटीन। तो ग्लाइकन में क्या होती है? चेन होती है, एक नैग होगा एक नैम होगा, ठीक है। और प्रोटीन कंपोनेंट में क्या होता है? तो ऐसे टेट्रापेप्टाइड होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको अगर याद आ रहा हो तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, हाँ। एक मिनट, ईस्टर्न लिंकेज से बाइंड, ऐसा ऐसा चैन होता है आपका, ठीक है। एक नैग होगा एक नैम होगा, एक नैग होगा एक नैम होगा, ऐसे करके ऑल्टरनेट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जुड़ते हैं, हर नैम से जुड़ता है आपका ऐसा पेप्टाइड, ऐसे होता है ना।
ठीक है, ये ऐसा, लेट्स से, और ये आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका। मैंने यहाँ तो जोड़ने भूल गई, चलो फॉर ले लेना, आप अपने साथ जोड़ लेना। तो ये आपस में ऐसे क्रॉस लिंक करके जुड़ जाते हैं, है ना। तो दो ही कंपोनेंट है, तो पहला तो लगेगा ट्रांस ग्लाइकोसाइडेज। ग्लाइकोसाइडेज जो क्या करेगा, ग्लाइकोसाइलेशन, शुगर वाले में हेल्प करेगा सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, एक लगेगा आपका ट्रांस पेप्टाइडेज, ठीक है, जो प्रोटीन वगैरह के इसमें हेल्प करेगा, है ना। फिर आया आपका ट्रांस अमीनेजेस, इसका कोई काम नहीं है। ट्रांस का मतलब समझते हो, ट्रांसफर करने वाले। तो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, कहीं भी नहीं है। यहाँ पे तो शुगर ट्रांसपोर्ट करना है और पेप्टिन ट्रांसपोर्ट करना है, तो प्रोटीन भी हो गया, शुगर भी हो गया। अमीन ग्रुप को कहीं ट्रांसफर करना है क्या, नहीं करना, तो ये लगेगा ही नहीं। क्या लगेगा आपका, कार्बोक्सी, ये क्या काम करेगा, ये हेल्प करेगा आपका रीमॉडलिंग में। किसमें हेल्प करेगा, अगर बन गया उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो कौन हेल्प करेगा आपको, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। आगे बच्चे, तो क्या आंसर है इसका, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस, कौन सा हो गया आपका, ट्रांसअमीनेज। चलिए, ये तो ए सिंपल से एग्जांपल, विच इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ जीन ट्रांसफर वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन 1928 बाय। ठीक है, तो ये तो याद करने की चीज है आपकी। तो पहला जीन ट्रांसफर किसने बताया था, ये आप खुद भी बता सकते हो। जोशुआ लेडरबर्ग इन इकोलाई, ग्रिफिथ इन स्ट्रेप्टोकोकस, लेडरबर्ग इन बैक्टीरियोफाज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन पेनिसिलिन नोटेटम। ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किसने किया था सबसे पहले, हाँ, सबसे ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने तो बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूकैरियोटिक एसिमेट्रिक सेल डिवीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट नहीं, क्या बोला है, नॉट करेक्ट। एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन आपको याद हो तो मान लो ये एक सेल है, जब ये डिवाइड करेगा तो एक सेल छोटा बनेगा और एक सेल बड़ा बनेगा, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एग या ओवा का डेवलपमेंट। ओवा बनता है ना, तो क्या होता है, एक सेल से एक ही ओवा बनता है, जब तीन सेल क्या बन जाते हैं आपके, पोलर बॉडी। बताओ, chromosomes are unequally distributed in the daughter cells, chromosomes are equally distributed in daughter cells, RNA and protein are unequally distributed in the daughter cells, cytoplasmic content are unequally distributed in the daughter cells। जो करेक्ट ना हो, जो करेक्ट नहीं है एसिमेट्रिक सेल डिवीजन में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, हाँ हाँ, एसिमेट्रिक में जो इक्वल नहीं होगा, जो इक्वल नहीं होगा वो गलत होगा, वो गलत है। तो क्रोमोसोम्स ये बी वाला इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अगर क्रोमोसोम को अनइक्वल कर दिया आपने तब तो स्पीशी नहीं बदल जाएगी भाई। इसके पास अगर 23 क्रोमोसोम है, अच्छा हाँ, उससे 23, यस, तो क्रोमोसोम्स तो बराबर जाएंगे ना, तो ये सही है। आरएनए और ये तो अनइक्वल जाएगा और साइटोप्लाज्म भी अनइक्वल जाएगा। क्या इक्वल जाना चाहिए, क्रोमोसोम तो बराबर जाना चाहिए, और क्योंकि क्रोमोसोम अगर बराबर नहीं गए, हाँ, साइटोप्लाज्म में इक्वल क्यों होना चाहिए, साइटोप्लाज्म तो अनइक्वल होगा ना। देखो नॉट करेक्ट पूछा है ना, अब तुम वापस से बनाओ इसको, एक छोटा बना और एक क्या बना तुम्हारा, बड़ा बना। ठीक है, इसके पास में ज्यादा साइटोप्लाज्म, ज्यादा आरएनए, ज्यादा प्रोटीन। ठीक है, इसके पास में कम साइटोप्लाज्म, कम आरएनए, कम प्रोटीन। पर क्या क्रोमोसोम दोनों के अलग अलग होंगे, क्रोमोसोम तो सेम होंगे ना। अगर मदर के पास में 23 क्रोमोसोम थे लेट्स से, तो मदर इसको भी 23 देगी और ऐसे ही करेगी। और अगर उसने ऐसा नहीं किया, मान लो इसको आधे दे दिए, तब तो ये तो सेल डिफॉल्ट हो गया, फिर तो स्पीशी चेंज हो जाएगी ना।
अगर तुम ओवा का रिस्पेक्ट लेके चलो, हमारे पास 46 थे, आधे जाने चाहिए 23, अब 23 के भी अगर आधा चले गए, या फिर बड़ा सेल बन रहा है तो आपने 46 दे दिए उसको 23 के बदले, तो गलत है ना। तो जितने क्रोमोसोम जाने चाहिए वो तो बराबर ही जाएंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ साइज का, मतलब आरएनए प्रोटीन का। तो क्या आंसर गलत है आपका, क्रोमोसोम्स आर इन डॉटर सेल्स। ठीक है, क्रोमोसोम अनइक्वल नहीं जाएंगे, क्रोमोसोम तो बराबर ही जाएंगे, जितने मदर के पास थे उतने ही जाएंगे दोनों के पास, डॉटर सेल के पास, बस उनके साइज में वेरिएशन आएगा। जो साइज में वेरिएशन आया वो क्यों क्यों आया है, क्योंकि साइटोप्लाज्म कम ज्यादा हुआ और आरएनए प्रोटीन कम ज्यादा हो गए, बस। ठीक है, चलो ये तो बहुत इजी है। जो द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट इन द यूकेरियोटिक सेल साइकिल। हाँ, क्या आंसर होना चाहिए इसका, फर्स्ट। ठीक है, ये सभी को पता है। पहली फेज होती है जीवन, फिर होती है एस, फिर आती है G2, फिर आती है M, और फिर कौन सी आती है आपकी जीवन। ठीक है, ये वाली फेजेस आपकी चलती है। तो ये तीन जो फेज होती है, ये होती है आपकी इंटरफेज, जहां पे सेल प्रिपेयर कर रहा है। और ये फेज कौन सी फेज होती है आपकी, डिवीजन फेज। ठीक है, जहां पे सेल डिवाइड कर रहा है। ओके, अब ये जो डिवीजन फेज हुआ आपका, डिवीजन फेज, यहाँ पे सेल डिवाइड करेगा, इंटरफेज में सेल प्रिपेयर करेगा। अब अगर यहीं पे आपको पूछ लेते हैं एम्ब्रियोनिक सेल साइकिल, एम्ब्रियोनिक सेल साइकिल, तो उसके अंदर दो ही फेज होती है, एक होती है एम, एक होती है एस, सिर्फ दो ही होती है, ग्रोथ फेज नहीं होती है। ठीक है, चलो ग्रोथ फेज आती है ब्लास्टोला के बाद। चलो, ये बेसिक है याद करने का, ये वाला भी। ठीक है, मैं बता देती हूँ। रिसेप्टर ऑफ गामा अमीनोब्यूटरिक एसिड, गाबा, गाबा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, इन ह्यूमंस आर, ठीक है, गाबा लाइगेन गेटेड, चलो पहले बता देती हूँ गामा कैसे काम करता है। एक आंसर लाइगेन गेटेड आ रहा है आपका, ठीक है। गाबा काम करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसे न्यूरोट्रांसमीटर है आपका, इनहिबिटरी मतलब ये ट्रांसमिशन को रोकेगा। ठीक है, ओके, ये किसको रोकेगा, ट्रांसमिशन को रोकेगा। तो ये एकदम से एक्साइट नहीं देगा, ये क्या करेगा, प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, है ना। तो जो गाबा होता है वो लिगेंड गेटेड तो होता है, बट वो होता है लिगेंड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल। ओके, कौन सा होगा, लिगेंड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल। कैल्शियम चैनल जो होता है ना, वो आप याद रखना सिनेप्स पे मिलेगा। ठीक है, और वो भी सिर्फ एक्सोसाइटोसिस कराने के लिए। बाकी मेजर चैनल्स कौन से होंगे आपके, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। तो गाबा कौन सा वाला है, लिगेंड गेटेड क्लोराइड। चलिए, अब अपन बात करते हैं ये वाला, HIV वाला। Which of the following cell type is infected by HIV? बताओ। तो HIV जो होता है वो इम्यून सेल्स का काम करता है ना। कौन से पे करेगा, हाँ बताओ। तो बेसिकली ये करता है टी सेल पे, और कौन सा टी सेल करता है, तो TH। ओके, और TH के बाद में कौन से रिसेप्टर पे करता है, तो एक याद रखना CD4, और साथ में ये काम करता है CCR5।
या CXCR4, ठीक है, को रिसेप्टर। ठीक है, दो मेजर रिसेप्टर पे टारगेट करेगा, ये और ये। और क्या है, ओके, अपन मेजरली बायो बायो ही फॉलो कर रहे हैं ना। कम्युनिटी इंटरेक्शन बताना है आपको, ठीक है। मैच द पेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप 1 विद द कम्युनिटी इंटरेक्शन पैटर्न इन ग्रुप 2, ठीक है। आपके कौन कौन से पैटर्न है, कैसे कैसे काम करेंगे। कैटल एग्रीड्स एन अफ्रीकन बफेलो, कैटल एग्रीड्स एन अफ्रीकन बफेलो, ठीक है। नेक्स्ट, लिंक्स एंड फॉक्स, इकेसिया ट्री और पंगेनिशियस एंट, एक ट्री है एक एंट है। लेपर्ड और एंटीलोप, ठीक है। एक आध भी कोई आइडिया लग रहा होगा अगर आपको, तो बहुत बढ़िया डिटेक्ट कर पाओगे। देखो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ, वैसे तो कर लेते हैं बच्चे, बट एक ट्रिक समझो कि मैक्सिमम एस का 2 ही है, ठीक है। तो मतलब लेपर्ड और एंटीलोप, तो लेपर्ड डेफिनेटली क्या है, प्रीडेशन हुआ ना, एंटीलोप तो उसका प्रे हुआ, लेपर्ड प्रीडेटर हुआ, तो लेपर्ड और क्या हो गया आपका, एंटीलोप, ठीक है। अब अपन अगले पे आते हैं। अब क्यू का मोस्टली 1 है और पी का मोस्टली 3 है, तो क्यू क्या हो गया आपका, लिंक्स फॉक्स, क्या हो गई यहाँ पे, कंपटीशन, ठीक है। तो S2 Q1, दो ऑप्शन है आपके पास में, और P का मोस्टली क्या आ रहा है, 3, तो कैटलरगिट और अफ्रीकन बेफेलो क्या आते हैं आपके, कमेंसलिज्म। तो P3 Q1 और S2 मैच कर गया, तो आंसर क्या आ गया आपका, R4, ये आंसर है। एक ऐसी ट्री और ये, तो फोर्थ के बचा आपका म्यूचुअलिज्म। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप जरूर याद कर लेना, तो आपको हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में टेबल। नेक्स्ट, मैच द एनिमल इन ग्रुप 1 फ्रॉम एक्सक्रीटेड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ग्रुप 2, चलो ये तो आपको आते हैं, कर दोगे तो, ठीक है। फिशेस, हाँ, फिशेस मोस्टली क्या सिक्रीट करती है, अमोनिया, मतलब पी का क्या हो गया आपका, 3। क्यू, क्यू लायन क्या करेगा, बर्ड्स हमेशा क्या बनाते हैं, यूरिक एसिड, लायन हो गया 1 यूरिया, और आर का क्या हो गया आपका 2, तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ए ही आ गया, ठीक है ना। और इसी की वजह से याद रखना, इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया बनाते हैं क्या हो गए, यूरियोटेलिक, ये हो गए यूरिकोटेलिक, और ये हो गए अमोनोटेलिक, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द टेक्सा दैट कॉन्स्टिट्यूट अ पैराफिलेक्टिक ग्रुप इन द गिवन फाइलोजेनेटिक ट्री। अभी फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री क्यों बनाते हैं, टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी, हाँ। और पैराफाइलेक्टिक ग्रुप क्या होता है उसके अंदर, तो हाँ, जिसमें ना एंसिस्टर कॉमन होगा, मतलब एक कॉमन एंसिस्टर होगा, पर सारे डिसेंडेंट का एक कॉमन एंसिस्टर ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे एक ईरा, एक ईरा, एक ईरा, है ना, दो मेजर आपके ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये पूछे कि कौन कौन से पैराफाइलेक्टिक ग्रुप बना रहे हैं, एक एबीसी तो बना ही रहा है, और कौन बना रहा है, डीई, डीईएफ, और बीसीडी। तो फिर से बताती हूँ, पैराफाइलेक्टिक ग्रुप कौन बनाते हैं, कि जो डिसेंडेंट है उनके एंसिस्टर कॉमन निकल के आने चाहिए, ठीक है, वो क्या बनाते हैं आपके पैराफाइलेक्टिक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, कॉमन एंसिस्टर होके आने चाहिए। बस सारे डिसेंडेंट के कॉमन एंसिस्टर, और ऐसा भी जरूरी नहीं होता है ना। तो देखो एक सॉरी,
एक एक अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये ए का एंसेस्टर कौन है, ये, और बी और सी के एंसेस्टर कौन हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। और देखा जाए तो तीनों का एक कॉमन एंसेस्टर कौन हो गया आपका, ये। ठीक है 24 है ना, हाँ। फिर बी सी डी, अब बी सी और डी ये तो इतने वेरिएंट हो गए, इनका एंसेस्टर यहाँ पे आ रहा है, ये नहीं चलेगा। ओके, डिसेंडेंट के यहाँ पे पर मतलब सेकंड स्टेज में एंसेस्ट्री देखते हैं, तो ये तो गलत गलत हो गया आपका, बी सी डी गलत हो गया। फिर आ गया सी डी और ई भी गलत हो गया, ठीक है। अब आपके पास दो ग्रुप बचे, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, दो बचे आपके पास में। हाँ, तो मेजरली अगर आप देखोगे तो क्योंकि एबीसी एक ही एंसेस्टर ग्रुप में आ रहा है और डीई एफ दो एंसेस्टर ग्रुप में है, बट उनका कॉमन एक एंसेस्टर यहाँ पे मैच हो रहा है, तो इसका ग्रुप क्या निकल के आता है आपका, डीई एफ। तो पैराफिलेक्टिक मतलब होता है कि सारे डिसेंडेंट जिनके एक कॉमन एंसेस्टर हो, बट वो एक ही क्या बोलते हैं, एक ही एंसेस्टर एक ही हो, हाँ, पर उसमें ना आए, एक ही क्लैड में ना आए, क्लैड बोलते हैं, ये एक ही क्लैड में ना आए, ठीक है, ऐसा वाला। चलो सिंथेटिक ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक साइटोकिनिन का एक बेसिक कॉमन एग्जांपल चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन सही होता है, हाँ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एग्जांपल हो गए आपके 2,4-D, ठीक है, बैप और आईएए, ठीक है, बीएपी और आईएए। और साइटोकिनिन होता है आपका जिएटिन, नहीं बैप नहीं होता, आईए होता है, जिएटिन काइनेटिन ये सब होते हैं, ठीक है। बीएपी बीएपी भी साइटोकिनिन ही होता है, हाँ, बीएपी में साइटोकिनिन नहीं होता है। तो देखो आईए तो आपका ऑक्सीजन ही हो गया और 2,4-D भी ऑक्सीजन हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। आईए और जिएटिन ये आपका ऑक्सीजन और साइटोकिनिन है, 2,4-D और ये ऑक्सीजन है और ये दोनों साइटोकिनिन साइटोकिनिन हो गए, तो ये तो गलत हो गए, तो बचे आपके पास बी और डी। हाँ, गेट में आया था ना ये, देखो 2025 जैम में आया है, तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आते ही है एक तरफ, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपका बी, तो राइट कॉम्बिनेशन क्या है, 2,4-D और बीएपी, ये यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो सिंथेटिक से आपको कुछ हिंट तो लग गई, हाँ, तो आपको कुछ हिंट तो लगी ना कि कौन सा कहां से आ रहा है। चलो, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ पॉलीमिक्सिन्स रिलाइज ऑन पॉलीमिक्सिन। पॉलीमिक्सिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है ना, जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करते हैं, इसको जनरली कहाँ यूज करते हैं इसको, फॉर दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अभी कैसे काम करती है वो आपको बताना है, तो बेसिकली जो पॉलीमिक्सिन होता है वो, हाँ, वो डिस्ट्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ओके, यहाँ पे मेजरली काम करती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के डिस्ट्रप्शन में तो जनरली आपके पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन, हाँ हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन में जनरली आपका कौन सा है, ग्रामिसिडीन वगैरह भी पेप्टाइडोग्लाइकेन पे काम करते हैं, ग्रामिसिडीन, इरिथ्रोमाइसिन, हाँ,
नहीं, डीएनए डिस्ट्रप्शन की हो गई ना आपकी। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एक एग्जाम्पल है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, बट वो भी तो इसमें काम करता है आपका, ठीक है। नैलिडिक्सिक एसिड, नैलिडिक्सिक एसिड, ठीक है, ये काम करता है आपका इसमें डीएनए एप्लीकेशन के अंदर। ओके, चलो। 5' कैप ऑफ यूकेरियोटिक एमआरएनए कंटेंट, अब ये बताना है आपको 5' कैप में क्या होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही है। कैपिंग में क्या होता है? जी बिल्कुल। तो जब ये किसके अंदर आता है? तो ये आता है आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर, है ना। ये किसके अंदर आता है आपका? आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर, एमआरएनए प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है? एक तो होता है कैपिंग, एक होता है टेलिंग, ठीक है। कैपिंग में क्या ऐड करते हैं? तो ग्वानिन ऐड करते हैं, ओके, मिथाइलेटेड ग्वानिन, मिथाइलेशन किया जाता है ग्वानिन का। और टेलिंग में क्या करते हैं? तो पॉली ए टेल ऐड कर दी जाती है। तो यस, मिथाइलेटेड ग्वानिन ऐड करते हैं यहाँ पे, और क्या, ग्वानिन ऐड करते हैं, मिथाइलेशन कर देते हैं। ये प्रोसेस है वो क्या बोलते हैं अपन? कैपिंग बोलते हैं। तो ये जो कैपिंग की प्रोसेस है 5' एंड पे होती है, और 3' एंड पे क्या होती है आपकी? टेलिंग होती है। सॉरी। आरएनए प्रोसेसिंग में एक चीज और आती है, उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग भी आता है। स्प्लाइसिंग के अंदर क्या किया जाता है? इंट्रॉन्स हटाए जाते हैं, हाँ, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। ओके, चलो। तो इसके अंदर 5' में क्या आता है? मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, है ना, 5' कैपिंग के अंदर। 2 नंबर मिल चुके हैं आपको। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस मेडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस मेडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन? बेसिक चीज है, जो एग्रोबैक्टीरियम होता है ये टीआई प्लाज्मिड होता है, इसको ट्रांसफर करता है किसके अंदर? प्लांट में। और एक बीमारी करता है, इसको बोलते हैं क्राउन गॉल, ठीक है। और ये कौन करेगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एक होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, वो रूट खराब करने का काम करता है, ठीक है। और ट्यूमिफेशियंस क्राउन गॉल डिसीज करता है, ओके। ये सब होता है टीआई प्लाज्मिड से। और टीआई प्लाज्मिड के अंदर विरुलेंस फैक्टर वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं, ओपन जीन्स होते हैं। तो बस ये आपको बताना है कि क्या है। The marker gene for the selection of plant transformation is located outside the tDNA segment of transformation plasmid. जो डीएनए जाएगा उसके बाहर मार्कर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? मार्कर जीन उसी के पास प्रेजेंट होते हैं क्या? हाँ, आपको स्टेटमेंट क्या ढूंढना है? करेक्ट। तो टीआई प्लाज्मिड के अंदर ही आपके मार्कर जीन होते हैं। कोई भी वेक्टर के बाहर मार्कर जीन होते हैं क्या? नहीं, अंदर ही होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत। The marker gene of selection of bacterial transformation is located within the tDNA segment of transformation plasmid. tDNA segment के अंदर पाया जाता है क्या मार्कर जीन? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, 2 tDNA border sequence left and right are essential to design a binary vector system. कुछ लेफ्ट राइट सीक्वेंसेस आपको याद है? बॉर्डर सीक्वेंसेस होते हैं। तो अभी तक के लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी। In binary vector system, the Vir gene and 2 tDNA border sequence are present in the same transformational plasmid. ये गलत होता है। जब हम बाइनरी वेक्टर डिजाइन करते हैं ना, बाइनरी वेक्टर मतलब जो 2 डिफरेंट वेक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ काम करेगा, बाइनरी वेक्टर जब डिजाइन करते हैं तो जो वीर जीन होता है और जो टीडीएनए होता है ना, वो अलग अलग प्लाज्मिड में पाए जाते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये। तो 2 tDNA border sequences are essential to design। एक ही में दोनों डाल देंगे, ठीक है, सिंगल वाले में। ये बाइनरी के अंदर अलग चलता है। ये सब केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं कर रहे हैं हम लोग, ओके। अब यहां से चालू होते हैं आपके 31 से मल्टीपल सिलेक्शंस, ओके। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट डायनोकोकस रेडियोड्यूरांस?
अगर थोड़ा बहुत आपने इसका नाम सुना होगा ना, तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जो हाई रेडिएशन को टॉलरेट कर जाता है। ठीक है, डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। ओके, ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि हाई रेडिएशन को टॉलरेट कर जाता है। और आपको मल्टीपल सिलेक्शंस बताने हैं। तो इट हैज अ सेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर इंक्लूडिंग आउटर मेम्ब्रेन दैट लाइक लिपिड ए। ये सही है। Peptidoglycan in cell wall has ornithine in place of diaminopalmitic acid in the N-acetyl acid। ये भी सही है। ठीक है, और ये ग्राम नेगेटिव नहीं होता। सेल वॉल इतनी अच्छी है तो ग्राम नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं होता। और अभी मैंने बताया है कि हाई रेडिएशन को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ इसका? ए, बी और डी। ये तो आपको थोड़े बहुत याद ही करने पड़ेंगे, है ना? चलो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स इन बैक्टीरिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रिंजेंट सॉरी स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स इन बैक्टीरिया। तो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स क्या होता है? ये होता है सर्वाइवल मैकेनिज्म। अगर किसी बैक्टीरिया को, ठीक है, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, हार्श कंडीशन मिल गई, तो वो अपने आप को कैसे बचाएगा? इसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब एकदम अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे वो सरवाइव करेगा। ओके, वो किसके अंदर आएगा? आपका स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। तो क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए बताओ? ग्रोथ रेट रिड्यूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो जाएगी ना भाई, खाने को बचा ही नहीं है, क्या करेगा? guanosine tetraphosphate alone is sufficient to trigger the process। ठीक है, guanosine tetraphosphate is sufficient to trigger the process। ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रिगर करने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, बोथ, हाँ, एंड guanosine पेंटाफॉस्फेट आर ट्रिगर टू, ये जरूर, दोनों जरूरी होते हैं। और एक दो चीजें और इन्वॉल्व होती है, वो होती है रेल ए एंड स्पॉट टी। हाँ, हाँ, ये जीन्स है। ठीक है, रेल ए एंड स्पॉट टी। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म में काम आते हैं, दोनों प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये किस में काम आता है? आपके सर्वाइवल मैकेनिज्म में। ओके, नेक्स्ट, अ मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट अ डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ 150 बेस पेयर आर। ठीक है, आप खुद ही बताओगे। अब इतनी बेसिक चीजें हैं जो आप पता करने के काम में आएंगी। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पता कर सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को। ये मल्टीपल, क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्शन है, कर सकते हैं ना। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके काम में आती है? हाँ, नॉर्दर्न किसके काम में आती है? तो डीएनए डिटेक्ट करोगे? नहीं करोगे। हाँ, वेस्टर्न से प्रोटीन होगा, तो सीधे आंसर क्या हो गया इसका? ए और, हो गया, खत्म हो गया आंसर। ठीक है, और क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन है तो एक से ज्यादा आंसर सही हो गई होगा। ओके, चलो, द कॉम्पोनेंट ऑफ एपोप्टोजोम। अगर एपोप्टोजोम आपको याद आ रहा हो, एपोप्टोजोम कहाँ काम करता है? एपोप्टोसिस में। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एपोप्टोजोम? हाँ, साइटोक्रोम सी होता है, होता ही होता है। ठीक है, साइटोक्रोम सी के साथ मिलकर एपोप्टोजोम बनता है। 34। और होता है प्रोकेस्पेज 9। ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं, साइटोक्रोम सी और प्रोकेस्पेज 9। ठीक है, दो चीजें क्या बनाती हैं आपकी? के कंपोनेंट होते हैं, ये दोनों नहीं होते ना, ये होता है ना, ये होता है। ठीक है,
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट फॉर लैक रिप्रेसर फ्रॉम लैक आई जीन। बस आज से कुछ 5-6 क्वेश्चन लास्ट है। लैक रिप्रेसर के बारे में बात करना है हम लोग, ठीक है। रिप्रेसर एक्सप्रेस फ्रॉम लैकाइजिन, लैकाइजिन जो लैक रिप्रेसर बनाता है उसके बारे में क्या चीजें सही हैं, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं। लैक रिप्रेसर इज एलोस्टेरिकली कंट्रोल्ड एंड इज बाइंड टू लैक ऑपरेटर, क्या ये सही बात है? लैक रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करता है क्या? हाँ, नहीं, लैक रिप्रेसर कंट्रोल्ड एंड इज बाइंड टू लैक ऑपरेटर। क्या लैक रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर से? करता है ना? हाँ, ऑब्वियसली करेगी तो सही है, ठीक है। फिर द जीन लैक आई इज इन दी सिस कन्फर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैक ऑपरेटर। सिस और ट्रांस पता है आप लोगों को? सिस ट्रांस दूसरे उस पे, तो सिस एक्टिंग एलिमेंट जो होते हैं वो कंट्रोलिंग का काम करते हैं, ठीक है। सिस और ट्रांस एक्टिंग बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो सिस एक्टिंग एलिमेंट होता है ना, ओके, जो सिस एक्टिंग एलिमेंट होते हैं वो जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सिस और सिस जो होते हैं ना वो सेम डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, सेम क्रोमोसोम के सेम रीजन पे जो प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएंगे आपके? सिस एक्टिंग। सिस एक्टिंग, सिस मतलब सेम, ओके, सेम पे मिले। और अगर अलग अलग पे मिले, ठीक है, मैं एक स्टार बना देती हूँ, तो ये सिचुएशन हो गई आपकी सिस एक्टिंग, ओके। और ये सिचुएशन हो गई आपकी सिस एक्टिंग, और ये सिचुएशन हो गई आपकी ट्रांस एक्टिंग, ठीक है। अगर अलग अलग डीएनए रीजन पे मिले डिफरेंट क्रोमोसोम पे तो ट्रांस एक्टिंग, एक पे मिले तो सिस एक्टिंग, ठीक है। सिस एक्टिंग के बहुत अच्छे एग्जांपल है प्रमोटर, एनहांसर, साइलेंसर, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है? सिस के। प्रमोटर, एनहांसर, साइलेंसर, सिस एक्टिंग कंट्रोल का काम करते हैं। तो ये क्या हुआ? लेकाई क्या हो गया आपका? सिस एक्टिंग एलिमेंट हो गया, ओके। लिखा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज वीकेंस द बाइंडिंग ऑफ लैक रिप्रेसर। ग्लूकोज के आने से लैक रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता, ऐसा होता है क्या? ग्लूकोज लैक रिप्रेसर की बाइंडिंग को कमजोर कर देता है क्या? बढ़ाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? अरे, वीकन्स, वीकन्स मतलब गलत है। लैक्टोज आएगा तो वीक होगा, ग्लूकोज आएगा तो स्ट्रांग रहेगा ना, एफिनिटी बढ़ जाएगी। लैक रिप्रेसर रेगुलेट इन ट्रांस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्लोन अंडर द कंट्रोल ऑफ लैक प्रमोटर, ठीक है। तो ये सही है क्योंकि रेगुलेटरी एलिमेंट सारे सिस में होते हैं और एक्सप्रेशन वाले कहाँ चले जाते हैं? आपके ट्रांस में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये सही है। तो क्या हो गया इसका आंसर? ए, बी और डी, ओके। याद रखना, कुछ कुछ तो याद रहेगा कम से कम, है ना। Which of the following condition lead to reduce affinity of O2 from human hemoglobin? कौन सी कंडीशन में O2 की एफिनिटी कम होगी, ठीक है। कम कम कहाँ होगी ये बताना है आपको। रिडक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम 7.4 to 7.2 पीएच। पीएच कम होने पे हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इफेक्ट होगी क्या? हो सकती है ना, उसी को अपन बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। पीएच लो होगा तो एफिनिटी इफेक्ट होगी, क्या बोलेंगे इसको अपन? बोहर्स इफेक्ट। ये सिर्फ हीमोग्लोबिन में होता है, मायोग्लोबिन में नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 के कम होने से O2 में हीमोग्लोबिन की O2 से एफिनिटी में कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये हटा दो, ठीक है। फिर इनहेंसमेंट ऑफ इंटरसेलर 2-3 बीपीजी, बीपीजी से फर्क पड़ता है क्या? राइट। और इंक्रीज इन एम्बिएंट CO2 लेवल फ्रॉम 1 to 600 ppm, इतना बढ़ा दिया तो फिर अफेक्ट करेगा क्या? ठीक है,
तो 3 क्या हो गया, ए, सी और डी। Which of the following metabolites accumulate in the blood of the human adult consuming a ketogenic diet? चलो बताइए, कीटोजेनिक डाइट में क्या क्या होता है? बहुत ही आसान है। कीटोन, कीटोन बॉडी याद है आपको? बिल्कुल सही बोला। और एसिटोएसिटेट, पायरूवेट ऑक्सोएसिटेट होगा क्या? ये तो नॉर्मल कंडीशन में बनता है ना? तो कीटोन बॉडी होती है ये बीटा हाइड्रोक्सी बीटारेट और एसिटोएसिटेट, ठीक है। बस ये आखिरी, फ्यूटाइल साइकिल केमिकल एनर्जी इज डेसिपेटेड एज हीट ड्यू टू टू अपोजिट बायोकेमिकल रिएक्शन। फ्यूटाइल साइकिल बता देती हूँ क्या होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, हाँ। फ्यूटाइल साइकिल क्या होता है? है नहीं नहीं नहीं, ऑल्सो नोन एज सबस्ट्रेट साइकिल, ठीक है। इसको अपन और क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट साइकिल भी बोलते हैं। ये कब चलता है? जब दो मेटाबॉलिक पाथवे एक साथ चले अपोजिट डायरेक्शन में। कितने मेटाबॉलिक पाथवे? दो मेटाबॉलिक पाथवे एक साथ चले कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या बनता है आपका? फ्यूटाइल साइकिल बनता है ना। तो आप बस याद रखना कि जो फ्यूटाइल साइकिल है ना, फ्यूटाइल साइकिल, उसमें मोस्टली आएगी आपकी ऐसी रिएक्शंस जो ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करती है। तो आप बताओ कि ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करने वाली कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? मेजरली जो ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करती है। ग्लाइकोलिसिस को कौन कौन कंट्रोल करेगा? और मेजरली इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगी, ठीक है। और हिंट दे देती हूँ मैं, जो एक से या दो मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व भी हो। फ्यूटाइल साइकिल मतलब सबस्ट्रेट साइकिल जिसमें मोर देन वन मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व हो, एक साथ चले। मेटाबॉलिक पाथवे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्या ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना? और ये इंपॉर्टेंट है, एक एक ग्लाइकोलिसिस और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस, दोनों के लिए अलग अलग चीजें लगेंगी। हाँ लगेंगे ना। तो इससे कितने पाथवे बन गए? दो पाथवे बन गए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूटाइल। तो एक तो ये होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, दो अलग अलग लगेगी क्या इसके अंदर? 6 फॉस्फेट से 1,6 बिस फॉस्फेट बनाना है तो क्या लगेगा? काइनेज। और 1,6 बिस फॉस्फेट से 6 फॉस्फेट बनाना है तो क्या लगेगा? ये यहां से यहां जाएंगे तो काइनेज, और यहां से यहां जाएंगे तो फॉस्फेटेज लगेगा ना, अलग अलग एंजाइम। तो एक ही हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है कि नहीं? दो अलग अलग एंजाइम लग रहे हैं क्या? एक ही लग रहा है। यहाँ पे कितनी इरिवर्सिबल रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस में? 3। कौन कौन सी? दो तो यही हो गई, और एक और कौन सी बची? एक लास्ट वाली है जो पाइरूवेट। बस, तो आपके आंसर आ गए। तो फ्यूटाइल साइकिल वो जो इरिवर्सिबल हो मेजरली। तो इरिवर्सिबल कौन कौन सी है? ए और, बाकी सारे रिवर्सिबल। तो आंसर क्या आ गया इसका? ए और, ठीक है। जो दो अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवे में काम करें। ठीक है। Which of the following is the correct in the class ABC model for the flower development? ABC मॉडल अगर आपको याद आ रहा होगा तो ऐसा होता है ना, ये हो गया ए, ये हो गया कौन सा? नहीं, हाँ
हाँ, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, अब ऐसा होता है ये सेपल, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। ठीक है, एबीसी मॉडल। चलो बताओ फटाफट अब। ए वाला सही है। स्टोरी का मतलब वो होता है ना कि यही करेगा, स्टेमन, कार्पल। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ए अकेला काम करेगा, यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे बी प्लस और यहाँ पे सी। ठीक है, लिखा है क्लास ए जीन सोलेली डिटरमाइन सेपल आइडेंटिटी, मतलब अकेला। तो अकेला ए डिटरमाइन कर रहा है सेपल बनाना, कर रहा है। क्लास बी जीन अकेला डिटरमाइन कर रहा है पेटल आइडेंटिटी, नहीं कर रहा है ना। बी को तो क्या चाहिए, ए चाहिए काम करने के लिए, पेटल बना रहा है ए और बी, ये गलत हो गया। सी अकेला डिटरमाइन कर रहा है स्टेमन आइडेंटिटी, नहीं, बी और सी, ये भी क्या हो गया, गलत। सोली डिटरमाइन कार्बन आइडेंटिटी, सही बात है, तो क्या आंसर हो गया, ए और डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लास्ट 40 क्वेश्चन है जो आपका स्टीरियो आइसोमर वगैरह से है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहाँ तो गए आप, यहाँ तक हो गए आपके सारे एमसीक्यूज। ठीक है, और एमएसक्यूज। ओके, जो एनएटी क्वेश्चन है वो अपन अब कल सॉल्व करेंगे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया क्या है, कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, बस और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ऑल द वेरी बेस्ट।